राष्ट्रीय राजमार्ग पर गाड़ियां ठीक करके अपना गुजारा करने वाली एक गरीब महिला तपती दोपहर में अचानक एक खराब हुई शानदार मर्सिडीज की मदद के लिए रुक गई। गाड़ी का ड्राइवर एक शक्तिशाली गुस्सैल अरबपति था जो कभी अजनबियों पर ध्यान नहीं देता था, जब तक कि उसकी नजर महिला के हाथ पर नहीं पड़ी, जहां एक पुरानी चांदी की अंगूठी थी। एक ऐसी चीज जो 18 साल पहले एक भयानक रहस्य के साथ गायब हो जानी चाहिए थी। उसी पल दबी हुई सारी यादें जाग उठी और अतीत का एक तूफान उमड़ने लगा। वो कौन थी और उस अंगूठी ने क्यों एक अरबपति को सड़क के बीच में सुन्न कर दिया था? मुंबई के बाहर एक गर्मी की दोपहर, सूरज सड़क पर आग बरसा रहा था। व्यस्त राजमार्ग पर गाड़ियों का शोर था। उसी के बीच एक चमकदार काली मर्सिडीज अचानक सड़क के किनारे रुक गई, जिसका बोनट खुला हुआ था। गाड़ी का मालिक एक सफेद इस्त्री की हुई शर्ट पहने, जिसकी आस्तीनें मुड़ी हुई थीं, माथे पर शिकन लिए झुका हुआ था और मन ही मन बड़बड़ा रहा था। कपूर इंडस्ट्रीज के सीईओ रोहन कपूर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक के लिए देर हो रहे थे, जहां हजारों करोड़ के आकाश गंगा रिजॉर्ट परियोजना पर हस्ताक्षर होने थे। लानत है, ये गाड़ी भी अभी खराब होनी थी। वो बड़बड़ाया। फोन कान से लगाए हुए था, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसका सहायक एक बैठक में था और ड्राइवर ट्रैफिक में फंसा हुआ था। उसने गुस्से से बोनेट पर हाथ मारा और अपनी घड़ी देखी। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में सिर्फ 40 मिनट बचे थे। पीछे से एक हल्की सी आवाज ने उसे मुड़ने पर मजबूर किया। एक महिला सड़क के किनारे अपनी पुरानी मोटरसाइकिल खड़ी कर रही थी। उसने गहरे नीले रंग की टी-शर्ट और जीन्स पहनी थी, जिस पर तेल के कुछ दाग थे। उसके बाल ऊंचे बंधे हुए थे, चेहरा धूप से तपा हुआ था और आंखों में एक शांत भाव था। बिना कुछ कहे वो उसके पास आई और खुले हुए इंजन में झांकने लगी। शायद थर्मोस्टेट वॉल्व जाम हो गया है। क्या आप मुझे 14 नंबर का पाना दे सकते हैं? उसकी आवाज शांत और दृढ़ थी। रोहन थोड़ा झिझका। उसने उसे ऊपर से नीचे तक संदेह की नजरों से देखा। क्या तुम मैकेनिक हो? लड़की ने उसे बिना किसी भाव के देखा। अगर विश्वास नहीं है तो खड़े होकर देखते रहो, लेकिन अगर जल्दी जाना चाहते हो तो बेहतर होगा कि मुझे मदद करने दो। रोहन ने हिचकिचाते हुए उसे औजारों का डिब्बा दिया। लड़की ने फुर्ती से पाइप खोलना शुरू किया, छोटे तारों को साफ किया और कूलिंग सिस्टम में जमी गंदगी को हटाया। उसके हाथ तेजी से और आत्मविश्वास से चल रहे थे। उसकी आंखें काम पर केंद्रित थीं। रोहन चुपचाप देखता रहा, थोड़ा हैरान। सड़क किनारे की किसी मरम्मत की दुकान जैसी नहीं लग रही थी। उसने मन ही मन सोचा। तुम्हारी अपनी दुकान है? उसने पूछ लिया। हाँ, पास में ही है, लेकिन आपको परेशान देखकर मदद के लिए रुक गई। धन्यवाद। तुम्हारा नाम क्या है? उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। जब वो एक पेंच कस रही थी तो उसने अपने बाल हटाने के लिए हाथ उठाया और ठीक उसी पल रोहन ने उसके दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में नीले पत्थर वाली एक चांदी की अंगूठी देखी, जो बहुत जानी पहचानी लग रही थी। उसका दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। वो अंगूठी, क्या तुम कभी लोनावाला के अनाथालय में रहती थी? महिला का हाथ रुक गया। उसकी आंखों में एक बर्फीली ठंडक आ गई। आपकी याददाश्त काफी अच्छी है, उसने रूखे स्वर में कहा। रोहन थोड़ा और पास आया, घबराया हुआ। मैं रोहन कपूर हूं। मैं अपनी मां के साथ वहां आता था, बच्चों को उपहार देता था। मैंने ये अंगूठी प्रिया नाम की एक लड़की को दी थी। लड़की ने औजारों का डिब्बा बंद किया, सीधी खड़ी हुई और उसकी आंखों में सीधे देखा। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी। प्रिया मर चुकी है और मेरा नाम मीरा है। ये कहकर वो अपनी मोटरसाइकिल की ओर बढ़ी, उसे स्टार्ट किया और बिना पीछे मुड़े चली गई, रोहन को भ्रमित और सहमा हुआ छोड़कर। उसकी गाड़ी अब स्टार्ट हो गई थी। इंजन शांति से चल रहा था, लेकिन रोहन का मन उलझ गया था। प्रिया, वो छोटा सा नाम जो सैकड़ों परियोजनाओं और हजारों सौदों के नीचे दब गया था, अब अचानक एक चाकू की तरह उसकी शांति को चीरता हुआ लौट आया था। उसने दूर जाती मोटरसाइकिल को देखा।
उस लड़की की आंखें उसके दिमाग में बस गई थीं। उस शाम मुंबई के बीचों बीच अपने आलीशान अपार्टमेंट में रोहन सोफे पर चुपचाप बैठा था। हाथ में शराब का गिलास था, लेकिन पहली बार वो एक घूंट भी नहीं पी पा रहा था। उसने अपना लैपटॉप खोला, सर्च बार में टाइप किया, मीरा, लोनावाला, गाड़ी की दुकान। बहुत कम परिणाम मिले, लेकिन एक छोटा सा लेख था जिसमें एक साहसी युवा महिला के बारे में बताया गया था, जो अकेली अपने बच्चे का पालन पोषण कर रही थी और गरीब छात्रों को मुफ्त में गाड़ी ठीक करना सिखा रही थी। रोहन ने लेख में दी गई तस्वीर को बड़ा किया। वही आंखें, वही मुस्कान, चाहे कितनी भी कठोर क्यों ना हो। उसने पहचान लिया कि ये वही छोटी प्रिया थी, वो लड़की जो इमली के पेड़ के नीचे बैठकर उसे उम्मीद भरी नजरों से देखती थी, जिसने कहा था कि बड़े होकर वो उसके जैसे अमीर लोगों की गाड़ियां मुफ्त में ठीक करेगी। दरवाजे पर एक दस्तक ने उसे चौंका दिया। उसकी मंगेतर अंजलि हाथ में एक उपहार का डिब्बा लिए मुस्कुराते हुए अंदर आई। रोहन, कल हमारी शादी की तस्वीरें खिंचवानी है, ऐसे उदास चेहरे मत बनाओ। रोहन ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में हजारों सुइयां चुभ रही थी। मीरा के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। प्रिया मर चुकी है। मर चुकी है, या शायद उसके अतीत का एक हिस्सा बहुत पहले ही मर चुका था, जिसे वो अब महसूस कर रहा था। शहर की दूसरी तरफ मीरा अपनी छोटी बेटी के साथ एक किराए के कमरे में चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखें दूर कहीं देख रही थीं। उसने एक लकड़ी का बक्सा खोला, उसमें से एक पीला पड़ा हुआ कागज निकाला। लोनावाला की जमीन का मालिकाना हक, मालिक का नाम राधा वर्मा। उसने कागज को कसकर पकड़ लिया। चांदी की अंगूठी अब भी उसकी उंगली पर चुपचाप पड़ी थी। उसने अपना वादा निभाया था। वो जीवित रही, बड़ी हुई और वापस आई। अब शुरू करने का समय था, बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि न्याय पाने के लिए, और उन लोगों को मजबूर करने के लिए जिन्होंने वादा करके धोखा दिया था कि उन्हें अपने अतीत का सामना करना पड़ेगा। अगली सुबह रोहन जल्दी उठा, लेकिन उस व्यवसायी की तरह नहीं जो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सौदे को अंतिम रूप देने जा रहा हो। उसका सिर भन्ना रहा था। व्यापार की दुनिया के शोर में दबी हुई यादें अब धीरे धीरे उभर रही थीं। वो अकेले ही गाड़ी चला रहा था। उसने ड्राइवर को नहीं बुलाया। रेडियो पर एफएम की आवाज गूंज रही थी, लेकिन कोई भी आवाज उसके दिमाग में नहीं जा रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही तस्वीर थी, तेल से सने हाथों वाली लड़की, उसकी ठंडी आंखें और शाम की धूप में चमकते नीले पत्थर वाली चांदी की अंगूठी। गाड़ी एक छोटी सी सड़क पर मुड़ी जो नदी के किनारे थी। वो अपनी कंपनी के मुख्यालय के सामने रुका, लेकिन अंदर नहीं गया। इसके बजाय उसने अपने निजी सचिव को फोन किया। लीना, मुझे आकाश गंगा परियोजना से संबंधित सभी फाइलों की दोबारा जांच करने में मदद करो, विशेष रूप से 2004 से 2007 तक लोनावाला में जमीन खरीद का चरण। लीना की आवाज में आश्चर्य था। सर, क्या आपको इसकी तत्काल आवश्यकता है? हाँ, उन फाइलों को संग्रहित किया गया है। पहुंच अधिकार का अनुरोध करो और जितनी जल्दी हो सके सब कुछ प्राप्त करो। और एक और बात, लोनावाला अनाथालय के बारे में जानकारी की जांच करो। इसके बंद होने का समय, कारण, अंतिम प्रबंधक और भंग होने से पहले वहां के बच्चों की सूची। लीना कुछ सेकंड चुप रही। जी, मैं समझ गई, मैं इसे तुरंत करती हूं। रोहन ने फोन काट दिया। वो जानता था कि लीना और सवाल नहीं पूछेगी। वो कंपनी के उन कुछ लोगों में से थी जो जिज्ञासु नहीं थे, लेकिन इसी वजह से रोहन को और भी खालीपन महसूस हुआ। किसी ने नहीं पूछा क्यों, और ना ही किसी को यह जानने की जरूरत थी कि किसे चोट पहुंची है। हर मामले को हमेशा संभाल लिया गया शब्दों में समेट दिया जाता था। उसने अपना सिर स्टीयरिंग व्हील पर टिका दिया और एक गहरी सांस ली। उसी समय एक बाजार के पीछे एक छोटी सी गली में मीरा एक लकड़ी के संदूक में पुरानी चीजों को व्यवस्थित कर रही थी। दस्तावेज फीके पड़ गए थे, कोनों से फटे हुए थे, लेकिन वो उन्हें खजाने की तरह रखती थी। राधा वर्मा के नाम पर भूमि उपयोग अधिकार प्रमाण पत्र की एक फोटोकॉपी, टेढ़ी मेढ़ी हस्ताक्षर के साथ अनाथालय को भंग करने का एक आवेदन पत्र, और एक पुराना पत्र जिसकी लिखावट अभी भी स्पष्ट थी। मेरी बेटी, अगर तुम ये पत्र पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि मैं वापस नहीं आ सकी। उन्होंने हमारी जमीन ले ली,
उन्होंने मुझे हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया और मुझे बंद कर दिया, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम जीवित रहोगी और जब समय आएगा तुम सच्चाई का पता लगा लोगी। मीरा ने पत्र को कसकर पकड़ लिया। वो कुर्सी पर बैठ गई। उसके चेहरे पर एक पल के लिए दर्द उभरा, फिर उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प आ गया। वो मेज पर गई, लैपटॉप खोला और एक ईमेल लिखना शुरू किया। प्राप्तकर्ता अर्जुन सिंह, जन आवाज ऑनलाइन। अर्जुन जी, मुझे आपसे मिलना है। मेरे पास लोनावाला में वर्षों पहले हुए भूमि घोटाले से संबंधित कुछ जानकारी है। मेरे पास सबूत है और मुझे लगता है कि आप ये कहानी सुनना चाहेंगे। उसने भेजे पर क्लिक किया और अपनी आंखें बंद कर लीं। कपूर इंडस्ट्रीज की इमारत में विक्रम कपूर अपनी कुर्सी पर बैठकर सोने के लाइटर से सिगरेट जला रहा था। वो दूसरी तिमाही की वित्तीय रिपोर्ट देख रहा था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आओ। उसका निजी वकील श्री त्रिवेदी हमेशा की तरह गंभीर चेहरे के साथ अंदर आया। मिस्टर रोहन ने लोनावाला भूमि रिकॉर्ड और अनाथालय की फाइलों तक पहुंच का अनुरोध किया है। विक्रम कपूर रुक गया। उसने अपने भरोसेमंद सहयोगी को देखा। वो उस मामले को फिर से क्यों खोद रहा है? शायद किसी ने उसे याद दिलाया है। विक्रम ने सिगरेट बुझाई। उसकी आंखें कुछ सेकंड के लिए शांत हो गईं। फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, मानस शांति वेलनेस सेंटर को फोन करो और उनसे रोगी संख्या 1023 की स्थिति पर रिपोर्ट मांगो। आपका मतलब राधा वर्मा से है? और एक योजना तैयार रखें। अगर जरूरत पड़े तो उसे किसी और सुरक्षित जगह पर स्थानांतरित कर दें। आपको लगता है कि वो कुछ कहेगी? उसे लगभग 20 साल से कैद में रखा गया है। ठीक इसीलिए इतने लंबे समय तक कैद में रहने वाला कोई व्यक्ति अगर अचानक बोलता है तो ये एक घातक प्रहार होगा। आज की जनता पहले जैसी नहीं है त्रिवेदी। एक लाइव स्ट्रीम ही पूरे साम्राज्य को दिवालिया करने के लिए काफी है। त्रिवेदी ने धीरे से सिर हिलाया। मैं समझता हूं। जब दरवाजा बंद हुआ तो विक्रम कपूर उठा और शराब की अलमारी की ओर गया। उसने एक विस्की डाली, एक घूंट लिया और फिर दीवार पर लगी रोहन के साथ अपनी तस्वीर को देखा। तस्वीर में दोनों बाप बेटे अपनी पहली परियोजना की घोषणा के दौरान मुस्कुरा रहे थे, लेकिन रोहन की आंखें, अब उसे एहसास हुआ, उस तस्वीर में कभी भी वास्तव में खुश नहीं थीं। उस शाम रोहन को अपनी सचिव से फाइलों का ढेर मिला। उसने उन्हें मेज पर समय के क्रम में फैलाया। 2004 लूनावाला अनाथालय धन की कमी के कारण भंग कर दिया गया। 2005 कपूर इंडस्ट्रीज की एक सहायक कंपनी ने बाजार मूल्य से 3 गुना कम कीमत पर जमीन खरीदी। 2006 भूमि का मालिक आधिकारिक तौर पर राधा वर्मा से एक पूर्व कर्मचारी में बदल गया, जिसकी 2009 में मृत्यु हो गई थी। 2007 कपूर इंडस्ट्रीज ने एक पारिस्थितिक टाउनशिप परियोजना की घोषणा की, जिसका नाम बदलकर आकाश गंगा कर दिया गया। रोहन ने भौहें सिकोड़ी। सारी कड़ियां इतनी सफाई से जुड़ी थीं जैसे किसी ने पहले से सब कुछ तैयार कर दिया हो, कोई निशान नहीं छोड़ा हो। लेकिन ये पूर्णता ही सबसे असामान्य बात थी। उसने अनाथालय की फाइल को देखा। बच्चों की सूची लगभग पूरी तरह से मिटा दी गई थी, लेकिन नीचे कोने में एक छोटा सा नोट था। शेष 10 बच्चों को एक सामाजिक सहायता केंद्र में स्थानांतरित कर दिया गया। स्थानांतरण रिकॉर्ड दिनांक 14 मई 2004। 14 मई? रोहन सुन्न हो गया। वो उस दिन आखिरी बार अनाथालय गया था जिस दिन उसने वो चांदी की अंगूठी दी थी, जिस दिन उसने वादा किया था कि वो उस छोटी लड़की को लेने वापस आएगा जो इमली के पेड़ के नीचे बैठती थी। उसने मेज पर जोर से मुक्का मारा। पूरा कमरा खामोश था। उसे सब कुछ स्पष्ट रूप से याद था, हर शब्द। लेकिन फिर उसकी मां की कैंसर से मृत्यु हो गई। उसके पिता ने उसे कंपनी में खींच लिया। विदेशी छात्रवृत्तियां, लगातार परियोजनाएं, सब कुछ ने उस वादे को दफन कर दिया। अब वो लड़की उसके सामने खड़ी थी। उससे कुछ नहीं मांग रही थी, उसे पहचान नहीं रही थी, कोई शिकायत नहीं कर रही थी, लेकिन उसकी ठंडी आंखें हजारों शिकायतों से ज्यादा दर्दनाक थीं। रोहन उठा, कांच की खिड़की के पास गया और शहर को देखने लगा। उसने अपना फोन निकाला,
कॉन्टैक्ट लिस्ट खोली और अंजलि के नाम पर रुक गया। रोहन, क्या कोई बात है? उसकी आवाज सुनाई दी, कोमल। अंजलि, क्या तुम जानती हो कि लोनावाला के अनाथालय के साथ क्या हुआ था? दूसरी तरफ एक पल की खामोशी थी। फिर अंजलि ने धीरे धीरे जवाब दिया, तुम अब ये क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण भूल गया हूं, और मुझे डर है कि उस भूलने की कीमत किसी और की पूरी जिंदगी है। रोहन ने फोन काट दिया। उसके अंदर पश्चाताप की आग सुलग रही थी। वो जानता था कि ये वापसी सिर्फ अतीत के बारे में नहीं होगी, बल्कि खुद का सामना करने की एक यात्रा होगी। उस इंसान का जिसे उसने बैठकों, नंबरों और कभी ना पूरे किए गए वादों के बीच खो दिया था। कपूर इंडस्ट्रीज की मुख्य लॉबी में घंटी बजी। कर्मचारियों के तेज कदमों की आवाज, कीबोर्ड की टिक टिक, लगातार बजते फोन और छोटी छोटी बातचीत में घुल मिल गई। किसी ने उस आदमी पर ध्यान नहीं दिया जो अभी अभी अंदर आया था। रोहन लॉबी के बीच में एक अजनबी मेहमान की तरह खड़ा था। पहली बार उसे लगा जैसे वो एक ऐसी जगह पर प्रवेश कर रहा है जहां अब कुछ भी उसका नहीं है। लिफ्ट का दरवाजा खुला। उसने 21वीं मंजिल, अपने पिता की निजी कार्यालय का बटन दबाया। उसके दिल में एक अनाम भावना उमड़ रही थी। एक बेटे की भावना जो सत्ता के दरवाजे पर दस्तक देना चाहता था। अंदर जाने के लिए नहीं, बल्कि उसे खोलकर अंदर छिपी चीजों को देखने के लिए। कमरे का दरवाजा हमेशा की तरह खुला था। विक्रम कपूर अपनी कुर्सी पर बैठे आकाश गंगा रिजॉर्ट के शिलान्यास समारोह के लिए मीडिया योजना को देख रहे थे। अपने बेटे को अंदर आते देख उन्होंने बस सिर हिलाया। बैठो, क्या बात है? रोहन सामने की कुर्सी पर बैठ गया। उसकी आंखें सीधे देख रही थीं। मैं लोनावाला की जमीन, उस पुरानी परियोजना और राधा वर्मा के बारे में जानना चाहता हूं। विक्रम कपूर ने सिर उठाया, भौहें चढ़ाईं। ना गुस्सा, ना आश्चर्य, जैसे कि वो इस सवाल का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। तो तुम्हें पता चल गया? रोहन ने सिर हिलाया। मैंने फाइलें पढ़ी हैं, लेकिन वे बहुत साफ है, जिससे मुझे बेचैनी हो रही है। विक्रम ने दस्तावेज से आंखें हटाईं, हाथ बांधे और शांत स्वर में कहा, तुम क्या जानते हो? कितना जानते हो? सिर्फ सड़क किनारे की एक मैकेनिक के लिए तुम इस पूरे साम्राज्य से मुंह मोड़ लोगे? मैं किसी से मुंह नहीं मोड़ रहा हूं। मैं बस सच्चाई जानना चाहता हूं। उसकी मां राधा वर्मा उस जमीन की मालिक थी। उन्होंने ही उस जमीन को सस्ते में बेचने के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, और फिर वो गायब हो गई। विक्रम कपूर धीरे से हंसा। तुम मेरी सोच से भी ज्यादा भोले हो। व्यापार की दुनिया में कोई भी नैतिकता और सफलता दोनों को एक साथ नहीं रख सकता। वो एक जिद्दी औरत थी, सहयोग करने को तैयार नहीं थी। अगर मैंने वो फैसला न लिया होता तो वो परियोजना आज भी एक बंजर जमीन पर पड़ी होती। और उसे पाने के लिए आपने उसे 20 साल तक एक पागल खाने में बंद करवा दिया? रोहन ने हर शब्द पर जोर दिया। उसकी आंखें जम सी गईं। विक्रम कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे धीरे बोला, एक बड़े खेल में कुछ भी पूरी तरह से सही या गलत नहीं होता। हर चीज की एक कीमत होती है। वो सिर्फ एक गरीब, अकेली, जिद्दी महिला थी, लेकिन उस जमीन की बदौलत कपूर इंडस्ट्रीज के सैकड़ों कर्मचारियों को रोजगार मिला। कितने परिवार गरीबी से बाहर निकले, कितनी परियोजनाएं सफल हुईं। अगर तुम बड़ी तस्वीर देखोगे तो समझ जाओगे। नहीं पिताजी, रोहन ने उसे टोका। उसकी आवाज गहरी हो गई। मुझे बड़ी तस्वीर देखने की जरूरत नहीं है, मुझे बस सही चीज देखने की जरूरत है। वो जमीन आपकी नहीं थी और वो पागल नहीं थी। वो उस लड़की की मां थी जो उस अनाथालय में रहती थी, जिसे आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, प्रिया, जिसे आपने मुझे भूलने के लिए मजबूर किया था। विक्रम का चेहरा काला पड़ गया। वो उठा और रोहन की कुर्सी के पीछे गया। धीमी आवाज में बोला, तुम नहीं समझोगे, तुम अभी जवान हो। मैंने ये साम्राज्य बनाया है, इसलिए नहीं कि तुम इसे एक मैकेनिक लड़की और जमीन के एक बेकार टुकड़े के लिए बर्बाद कर दो। यही सच्चाई है पिताजी, और अगर ये सच्चाई इस साम्राज्य को नष्ट कर सकती है तो ये साम्राज्य रेत पर बनाया गया था, नींव पर नहीं। रोहन उठा,
बिना अपने पिता के कुछ और कहने का इंतजार किए, और सीधे कमरे से बाहर चला गया। एक छोटे से कैफे में मीरा पत्रकार अर्जुन सिंह के सामने बैठी थी। मेज पर एक यूएसबी, कुछ फोटोकॉपी और पुराने दस्तावेजों का एक ढेर था। मेरे पास बस इतना ही है, उसने धीरे से कहा, लेकिन मुझे चाहिए कि आप स्वतंत्र रूप से इसकी पुष्टि करें, और अगर हो सके तो मेरी मां का सीधे साक्षात्कार करें। वो अभी भी जीवित है और वो पागल नहीं है। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक अनुभवी पत्रकार की चमक थी। ये कहानी, अगर ये सच है जैसा आप कह रही हैं, तो ये सिर्फ एक भूमि हड़पने का मामला नहीं है। ये व्यापार, वकीलों से लेकर चिकित्सा और स्थानीय अधिकारियों तक की हेरफेर का एक पूरा तंत्र है। मुझे समय लगेगा, लेकिन मैं वादा करता हूं, अगर सच्चाई बोल सकती है तो मैं उसे सुनाऊंगा। मीरा धीरे से मुस्कुराई। मुझे वादे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ न्याय चाहिए। अर्जुन ने उसे गंभीरता से देखा। क्या तुम जानती हो कि ऐसा करके तुम एक पूरे साम्राज्य के खिलाफ जा रही हो? उस साम्राज्य ने मेरा बचपन छीन लिया, मेरी मां को 20 साल तक अंधेरे में रखा। अगर मैं ये नहीं करती तो मैं अनाथालय से बाहर निकलते ही मर गई होती। उसने उसे देखा और सिर हिलाया। मैं मानस शांति केंद्र के डॉक्टर से संपर्क करूंगा, लेकिन तुम्हें भी तैयार रहना चाहिए। कुछ लोग नहीं चाहेंगे कि ये बात आगे बढ़े। उस रात रोहन को एक गुमनाम संदेश मिला। अगर तुम लोनावाला भूमि मामले की जांच करना जारी रखते हो तो तुम्हारी प्रियजनों के साथ कोई दुर्घटना हो सकती है, जैसे कि वो मैकेनिक लड़की। रोहन ने फोन को कसकर पकड़ लिया। अब उसके मन में कोई संदेह नहीं था। सब कुछ दिन के उजाले की तरह साफ था। उसने अपनी गाड़ी की चाबियां लीं और घर से निकलकर सीधे मीरा की दुकान पर गया। जब वो पहुंचा तो लाइटें बंद थीं, दरवाजा बंद था, अंदर अंधेरा था। उसने फोन किया, किसी ने नहीं उठाया। उसने चारों ओर देखा। कांच के दरवाजे पर एक छोटा सा कागज चिपका हुआ था, 3 दिन के लिए अस्थायी रूप से बंद, असुविधा के लिए खेद है। रोहन मुड़ गया। उसका दिल जल रहा था। वो नहीं जानता था कि मीरा कहां गई है, लेकिन वो जानता था कि तूफान बहुत करीब आ रहा है। मानस शांति वेलनेस सेंटर का लोहे का गेट भारी आवाज के साथ खुला जब अर्जुन ने उसे धक्का दिया। कीटाणुनाशक की गंध नम हवा में मिली हुई थी। ये जगह अस्पताल जैसी नहीं थी, ना ही फिल्मों के पागल खाने जैसी। ये एक भूली हुई जगह की तरह थी, जहां लोग उन यादों को भेजते थे जिन्हें कोई याद नहीं रखना चाहता। वो एक नर्स के पीछे पीछे चला। हाथ में एक लिफाफा था, जिसमें एक पुराने दोस्त द्वारा तैयार किया गया एक नकली परिचय पत्र था। एक मरीज तक पहुंचना आसान नहीं था जिसका कोई रिश्तेदार ना हो, लेकिन अर्जुन एक साहसी पत्रकार था। कमरा नंबर 23। लेकिन आपके पास सिर्फ 10 मिनट है, नर्स ने धीरे से कहा, चारों ओर देखते हुए। दरवाजा खुला। एक पतली सफेद बालों वाली महिला चुपचाप खिड़की के पास बैठी थी। उसने ग्रे रंग का मरीजों वाला गाउन पहना था। उसकी धुंधली आंखें बाहर बगीचे को देख रही थीं। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर वो नहीं मुड़ी। अर्जुन धीरे से अंदर आया। क्या आप राधा वर्मा हैं? अभी भी खामोशी। वो कुछ और कदम आगे बढ़ा। मीरा की बचपन की तस्वीर निकाली और उसे लकड़ी की मेज पर रख दिया। आपकी बेटी ने मुझे भेजा है। उसका नाम मीरा है। क्या आपको ये छोटी लड़की याद है? श्रीमती वर्मा धीरे से हिली। उनकी आंखें झपकीं और फिर तस्वीर पर रुक गईं। एक क्षण बाद उनका कांपता हुआ हाथ तस्वीर को छूने के लिए बढ़ा। उनके होंठ हिले। क्या वो बच्ची अभी भी जिंदा है? हाँ, जिंदा है और बहुत मजबूत है। वो आपके लिए, लोनावाला की जमीन के लिए न्याय पाने की कोशिश कर रही है। पहली बार उनकी आंखें सीधे अर्जुन की ओर मुड़ी। उन धुंधली आंखों में एक लौ सी जल उठी, कमजोर लेकिन दृढ़। न्याय। वो धीरे से हंसी। मुझे लगा कि मैंने उस चीज को 15 साल पहले अपनी शिकायत के साथ दफना दिया था। क्या आपको याद है कि 2005 में क्या हुआ था? श्रीमती वर्मा ने धीरे धीरे सिर हिलाया। अर्जुन ने अपना फोन निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। उस समय मैं लोनावाला अनाथालय की प्रबंधक थी। वो जमीन मेरी मां ने मेरे नाम छोड़ी थी। मैं उन्हें बेचने के लिए तैयार नहीं थी।
उन्होंने लोगों को भेजा, स्कूल, चैरिटी सेंटर बनाने का वादा किया, मुझे परियोजना में मानद प्रबंधक का पद भी दिया। मैंने मना कर दिया। 1 हफ्ते बाद मुझ पर अवैध रूप से भूमि का खनन करने का आरोप लगाया गया और मुझे मानसिक मूल्यांकन के लिए मजबूर किया गया। क्या किसी ने आपको कुछ भी हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया? हाँ, त्रिवेदी नाम का एक आदमी, वो कागज लेकर संस्थान में आया और मुझसे जमीन हस्तांतरण के अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा। उस समय मुझे 3 दिन से लगातार इंजेक्शन दिए जा रहे थे। मेरा दिमाग धुंधला था, लेकिन मुझे उसका चेहरा अच्छी तरह याद है। श्री त्रिवेदी? अर्जुन ने पूछा। हाँ, वो कपूर इंडस्ट्रीज की एक सहायक कंपनी का वकील था। मुझे याद है क्योंकि वो एक बार दानदाता बनकर अनाथालय आया था। अर्जुन ने सिर हिलाया। मीरा द्वारा दी गई जानकारी से सब कुछ मेल खा रहा था, और अगर श्रीमती वर्मा जो कह रही थी वो सच था, तो ये केवल संपत्ति हड़पने का मामला नहीं था, बल्कि लगभग 2 दशकों तक कानूनी दुरुपयोग और अवैध हिरासत का भी मामला था। मेरी बेटी कैसी है? उनकी आवाज नरम हो गई। उसने एक गाड़ी की दुकान खोली है और एक छोटी बच्ची की परवरिश कर रही है, और अब वो सच्चाई को उजागर करने का एक बड़ा फैसला ले रही है, भले ही उसे एक पूरे निगम का सामना करना पड़े। एक आंसू चुपचाप श्रीमती वर्मा की गाल पर लुढ़क गया। उन्होंने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया, जो पतला और ठंडा था। कृपया उस बच्ची से कहना, मां ने उसे कभी नहीं छोड़ा। मेरे पास वापस आने का कोई रास्ता नहीं था। हम आपको जल्द ही वापस ले जाएंगे। अर्जुन ने धीरे से उनका हाथ दबाया। उस रात मीरा को अर्जुन से एक ईमेल मिला जिसमें ऑडियो फाइल थी। उसने अपनी बेटी को गोद में लेकर उसे सुना। मां की कांपती, टूटी हुई आवाज हर शब्द के साथ उसकी यादों पर एक चाकू की तरह वार कर रही थी। क्या वो बच्ची अभी भी जिंदा है? कृपया उस बच्ची से कहना, मां ने उसे कभी नहीं छोड़ा। मीरा के आंसू उसकी बेटी के बालों में समा गए। उसने अर्जुन को फोन किया। अर्जुन जी, इसे प्रकाशित कर दीजिए, सब कुछ सार्वजनिक कर दीजिए, मैं तैयार हूं। क्या तुम निश्चित हो? अगर ये सार्वजनिक हो गया तो वे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। मुझे परवाह नहीं है। जिसने गलत किया है उसे कीमत चुकानी होगी। मेरी मां पागल नहीं है। वो अकेली थी जो सीधी खड़ी रही जब ये पूरा समाज झुक गया था। दूसरी तरफ अर्जुन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर जवाब दिया, तो चलो शुरू करते हैं। खबर कल सुबह ऑनलाइन अखबार के पहले पन्ने पर होगी और तुम्हें सामने आना होगा। मैं तैयार हूं, भले ही मुझे अतीत का सामना करना पड़े। मैं अब और नहीं भागूंगी। अगली सुबह 8 बजे एक सनसनीखेज शीर्षक के साथ एक लेख जन आवाज ऑनलाइन के होम पेज पर दिखाई दिया। लोनावाला भूमि घोटाले का पर्दाफाश। एक मां को 20 साल तक कैद में रखा गया, एक निगम के हितों की सेवा के लिए। लेख के साथ मीरा और उसकी बेटी की तस्वीरें, श्रीमती राधा वर्मा का विस्तृत बयान और एक प्रामाणिक ऑडियो रिकॉर्डिंग थी। 1 घंटे से भी कम समय में लेख सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। विक्रम कपूर, कपूर इंडस्ट्रीज, लोनावाला अनाथालय जैसी कीवर्ड टॉप सर्च में आ गई। रोहन परियोजना स्थल की ओर जा रहा था जब उसका फोन लगातार बजने लगा। सहायक ने बार बार फोन किया। संचार विभाग ने एक आपात स्थिति की सूचना दी। कपूर इंडस्ट्रीज के शेयर बेचे जा रहे थे। उसने गाड़ी किनारे लगाई, अपना फोन खोला और लेख पढ़ा। मीरा को अपनी बेटी को गले लगाए देखकर उसका दिल बैठ गया। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी दबे हुए दुख थे। अंजलि का एक संदेश भी आया। क्या तुम्हें पता चला? अगर ये सच है तो मुझे नहीं लगता कि मैं अब ऐसे निगम के वारिस से शादी करना चाहती हूं। उसने जवाब नहीं दिया, बस फोन बंद कर दिया और अपनी कार में चुपचाप बैठ गया। एक बड़ी लहर आ गई थी, और इस बार ये बाजार या प्रतिद्वंदियों से नहीं, बल्कि एक महिला से आई थी, जो कभी एक अनाथ बच्ची थी, जिसे समाज के हाशिए पर धकेल दिया गया था, जो अपनी मां के लिए न्याय की आवाज वापस पाने के लिए पूरे अतीत को पलट रही थी। कपूर इंडस्ट्रीज की 21वीं मंजिल की कांच की खिड़की ने सुबह के भूरे आसमान को प्रतिबिंबित किया। निदेशक का कार्यालय हमेशा की तरह शानदार और शांत था, लेकिन अंदर का माहौल घुटन भरा था। विक्रम कपूर अपनी मेज के सामने खड़े थे,
उनकी आंखें लैपटॉप स्क्रीन पर नए प्रकाशित लेख पर टिकी थीं। उनका निजी सहायक उनके पास खड़ा था, कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कंपनी की ओर से सभी संचार बंद कर दो। संचार विभाग को किसी भी साक्षात्कार का जवाब न देने का आदेश दो। यदि संभव हो तो लेख को हटवा दो। अध्यक्ष महोदय, लेख को 10 से अधिक समाचार साइटों पर साझा किया जा चुका है, यहां तक कि बड़े फैन पेजों पर भी। अब इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। विक्रम कपूर मुड़े। उनकी आंखें एक ठंडे चाकू की तरह थीं। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे उन चीजों की रिपोर्ट करने की जरूरत है जो मैं पहले से जानता हूं? बाहर निकलो, वो चिल्लाया। दरवाजा बंद हो गया। विक्रम कुर्सी पर बैठ गया, फोन उठाया। वकील त्रिवेदी, निगम के लिए कानूनी बचाव की फाइलें तैयार करो। 2005 की भूमि हस्तांतरण और श्रीमती राधा वर्मा के मेडिकल रिकॉर्ड, दोनों। विशेष रूप से यह पता लगाओ कि उस लड़की को जानकारी कहां से मिली। दूसरी तरफ से कुछ बड़बड़ाहट हुई, लेकिन विक्रम ने फोन काट दिया। उसका हाथ कांप रहा था, गुस्से से नहीं बल्कि एक अस्पष्ट चिंता से। लेख ने न केवल शेयरधारकों को हिला दिया था, बल्कि उसके दशकों के करियर को भी रसातल में धकेल दिया था। वो खुद जानता था कि अगर मीरा के पास पर्याप्त सबूत हैं, अगर प्रेस गहराई से खोदता रहा, तो न केवल एक परियोजना रद्द हो जाएगी, बल्कि पूरा कपूर साम्राज्य ढह जाएगा। एक छोटे से कैफे में मीरा, अर्जुन और अदिति राव नाम की एक युवा महिला वकील बैठी थी, जो नागरिक अधिकारों से संबंधित कई गलत सजा के मामलों में बचाव कर चुकी थी। क्या आप मुकदमा दायर करने का इरादा रखती हैं? अदिति ने सीधे पूछा। मीरा ने दृढ़ आंखों से सिर हिलाया। मैं अपनी मां को अवैध रूप से मानसिक मूल्यांकन के लिए मजबूर करने की पूरी प्रक्रिया पर मुकदमा करना चाहती हूं। भूमि के स्वामित्व के अधिकारों को वापस लेना चाहती हूं और 20 वर्षों के नुकसान के लिए मुआवजे की मांग करना चाहती हूं। अदिति ने सिर हिलाया। यहां श्रीमती राधा वर्मा के लिए नागरिक क्षमता और पैथोलॉजिकल दृढ़ संकल्प को बहाल करने का अनुरोध करने वाला एक आवेदन है। मैंने मसौदा अदालत में भेज दिया है। यदि स्वीकृत हो जाता है तो हमारे पास जल्द ही एक स्वतंत्र मूल्यांकन होगा। उसके बाद अगला कदम है कपूर इंडस्ट्रीज और व्यक्तिगत रूप से श्री विक्रम कपूर पर मुकदमा करना। मीरा ने अपनी मुट्ठी भींच ली। मां के शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे। एक और घटनाक्रम में रोहन अपने कार्यालय में खड़ा था, कांच के माध्यम से शहर को देख रहा था, जो परस्पर विरोधी सूचनाओं के तहत अराजक था। लेख के फैलने पर हितों के टकराव से बचने के लिए उसने अस्थायी रूप से इस्तीफा दे दिया था। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि उसके पिता की प्रतिक्रिया इतनी कठोर होगी। अंजलि ठंडे चेहरे के साथ आई, जो उसके सामान्य कोमल व्यवहार से बिल्कुल अलग थी। तुम जानते हो कि ये शादी को कैसे प्रभावित करेगा, है ना? रोहन चुप रहा। मेरे माता पिता गुस्से में हैं। वे नहीं चाहते कि मैं एक ऐसे परिवार में शामिल हूं जिसकी जांच हो रही है। रोहन मुड़कर उसे देखने लगा। अगर तुम मानती हो कि जो वे लिख रहे हैं वो सच है, तो मैं समझता हूं। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुम जानते हो कि मैं कितनी मुश्किल में हूं। मीडिया हर जगह कपूर वारिस की मंगेतर का नाम उछाल रहा है। वे मुझे भी बदनाम कर रहे हैं। तुमने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन अगर तुम इस समय पीछे हटती हो तो मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। अंजलि कुछ सेकंड चुप रही, फिर एक गहरी सांस ली। क्या तुम उसकी रक्षा कर रहे हो? मीरा की? रोहन ने सिर हिलाया। वो गलत नहीं है, वो सही काम कर रही है और मैं उससे बहुत पहले से एक माफी का कर्जदार हूं। अंजलि ने अपनी सगाई की अंगूठी निकाली और उसे मेज पर रख दिया। उसकी आवाज अभी भी शांत थी, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं। तो फिर तुम्हें उसी के साथ चले जाना चाहिए। वो कमरे से बाहर चली गई। रोहन ने अंगूठी को देखा। उसके दिमाग में मीरा की छवि थी, दर्द से भरी आंखें जो कभी नहीं झुकी। 3 दिन बाद श्रीमती राधा वर्मा की क्षमता बहाली पर पहली सुनवाई एक स्थानीय अदालत में हुई। मीरा सफेद सूट में दिखाई दी, अपनी मां का हाथ पकड़कर धीरे धीरे चल रही थीं। पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया। दूर से रोहन चुपचाप देख रहा था। सुनवाई सकारात्मक परिणाम के साथ समाप्त हुई। श्रीमती राधा वर्मा को एक विशेषज्ञ पैनल द्वारा स्वतंत्र चिकित्सा मूल्यांकन के लिए स्वीकार कर लिया गया, जो कपूर इंडस्ट्रीज से संबंधित नहीं था। ये एक बड़ी जीत थी। उस रात छोटे से किराए के कमरे में मीरा अपनी सोती हुई बेटी के पास बैठकर टीवी समाचार देख रही थी। अर्जुन का फोन आया।
अदालत ने नागरिक मुकदमे को स्वीकार कर लिया है। हम आधिकारिक तौर पर दूसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं। मीरा ने फोन काट दिया। उसकी आंखें दूर थीं। आगे की लड़ाई लंबी थी, लेकिन कम से कम वो अकेली नहीं थी। शहर के दूसरी तरफ रोहन मीरा के किराए के घर के सामने खड़ा था। उसने दरवाजा नहीं खटखटाया, बस चुपचाप दहलीज पर एक छोटा सा डिब्बा रख दिया, जिसके अंदर नीले पत्थर वाली चांदी की अंगूठी को सावधानी से पॉलिश किया गया था और एक छोटा सा कागज था। मैंने अतीत में गलती की थी, लेकिन इस बार मैं सही पक्ष पर खड़ा होना चाहता हूं, अगर तुम अनुमति दो। वो मुड़ गया, धीरे धीरे अंधेरे में चला गया। उसके पीछे एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। मुंबई शहर की अदालत आज खचाखच भरी थी। कपूर इंडस्ट्रीज का नाम पूरे हफ्ते मीडिया में छाया रहा। संपत्ति हड़पने और अवैध हिरासत के मामले में पहली सुनवाई, जिसे पूर्व अनाथालय निदेशक श्रीमती राधा वर्मा ने दायर किया था, ने जनता में आक्रोश की लहर पैदा कर दी थी। मीरा अपनी मां का हाथ पकड़कर टैक्सी से बाहर निकली। उसने गहरे रंग का सूट पहना था। उसका चेहरा दृढ़ था। श्रीमती राधा वर्मा धीरे धीरे चल रही थीं। उनकी आंखों में अब वो खालीपन नहीं था। उनके साथ वकील अदिति थी। पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया, लेकिन मीरा रुकी नहीं। उसने अदालत कक्ष में प्रवेश करने से पहले सिर्फ एक वाक्य कहा, हम एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं जिन्हें सत्ता द्वारा भुला दिया गया है। अदालत कक्ष खचाखच भरा था। वादी पक्ष में मीरा अपनी मां के बगल में बैठी थी। प्रतिवादी पक्ष में श्री विक्रम कपूर गहरे रंग के सूट में दिखाई दिए। उनका चेहरा शांत था, लेकिन होंठ कसकर भींचे हुए थे। रोहन अदालत में मौजूद नहीं था। न्यायाधीश ने कार्यवाही शुरू की। अदिति ने सबूतों के साथ आरोप पत्र प्रस्तुत किया। हमारे पास ये साबित करने के लिए पूरे रिकॉर्ड हैं कि लोनावला की जमीन श्रीमती राधा वर्मा की कानूनी संपत्ति थी। 2005 में जब उन्होंने कपूर इंडस्ट्रीज की एक सहायक कंपनी को जमीन हस्तांतरित करने से इनकार कर दिया, तो उन्हें मानसिक मूल्यांकन के लिए मजबूर किया गया। हमारे पास मेडिकल रिकॉर्ड की प्रतियां, हस्तांतरण पत्र पर जबरन हस्ताक्षर और सबसे महत्वपूर्ण, मानस शांति केंद्र में काम करने वाले एक पूर्व चिकित्सा कर्मचारी का बयान है, जो पुष्टि करता है कि श्रीमती वर्मा को हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करने से पहले लगातार इंजेक्शन दिए गए थे। बचाव पक्ष के वकील ने इसका खंडन किया। ये एक निराधार आरोप है। श्रीमती वर्मा का मानसिक मूल्यांकन उस समय परिवार के अनुरोध और कुछ शिकायतों पर आधारित था कि वो अस्थिर थीं। हमें भूमि के स्वामित्व के लिए कपूर इंडस्ट्रीज द्वारा उपयोग किए गए किसी भी हस्तांतरण पत्र की मूल प्रति भी नहीं मिली है। अदिति ने तुरंत जवाब दिया, क्योंकि मूल को नष्ट कर दिया गया था, लेकिन स्कैन की गई प्रति और गवाह इसके अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। इसके अलावा 2005 में श्रीमती वर्मा अविवाहित थीं। उनका कोई कानूनी अभिभावक नहीं था। तो मानसिक मूल्यांकन के लिए आवेदन करने वाला कौन था? किसने पुष्टि पर हस्ताक्षर किए? बाद में पूरे भूमि हस्तांतरण से किसे लाभ हुआ? अदालत का माहौल तनावपूर्ण हो गया। अदालत 15 मिनट के लिए स्थगित हो गई। बाहर अर्जुन मीरा के पास आया। कपूर इंडस्ट्रीज का मीडिया तुम्हारी मां के अतीत के बारे में अफवाहें फैला रहा है। कह रहा है कि उन्हें बचपन से ही मानसिक समस्याएं थीं। मीरा ने पानी का गिलास कसकर पकड़ लिया। उसका हाथ कांप रहा था। कोई बात नहीं, वे प्रतिष्ठा छीन सकते हैं, लेकिन सच्चाई नहीं। जब सुनवाई फिर से शुरू हुई, तो न्यायाधीश ने अर्जुन द्वारा मानस शांति केंद्र में रिकॉर्ड की गई ऑडियो रिकॉर्डिंग को चलाने की अनुमति दी। मुझे उसका चेहरा याद है, श्री त्रिवेदी। उसने मुझे कागज दिए, मुझसे हस्ताक्षर करने के लिए कहा। उस समय मेरा दिमाग दवा के कारण धुंधला था, लेकिन मुझे पता था कि यह स्वैच्छिक नहीं था। इसके बाद अदिति ने एक पूर्व नर्स के साथ एक वीडियो साक्षात्कार दिखाया। गवाह ने पुष्टि की कि श्रीमती वर्मा को निर्धारित समय से अधिक समय तक रखा गया था और उनके मेडिकल रिकॉर्ड में एक अजनबी के अनुरोध पर बदलाव किए गए थे। सबसे भारी प्रहार तब हुआ जब अदिति ने एक बिचौलिए कंपनी के वित्तीय विवरणों का खुलासा किया,
जिसमें दिखाया गया था कि कपूर इंडस्ट्रीज ने लोनावाला अनाथालय की भूमि उपयोग के अधिकारों को बाजार मूल्य से 80% कम कीमत पर खरीदने के लिए दान के नाम का इस्तेमाल किया था, एक कंपनी के माध्यम से जिसके निदेशक श्री विक्रम कपूर के पूर्व घरेलू सहायक थे। सब कुछ ढहने लगा। न्यायाधीश ने घोषणा की कि प्रस्तुत किए गए सबूतों के साथ अदालत को प्रशासनिक कदाचार के माध्यम से संपत्ति हड़पने के संकेत मिले हैं और लोनावाला में भूमि से संबंधित संपत्तियों को अस्थायी रूप से फ्रीज कर दिया गया है। अदालत ने अवैध हिरासत के कृत्य को स्पष्ट करने के लिए मामले को जांच एजेंसी को स्थानांतरित करने का भी निर्णय लिया। मीरा ने अपनी मां को गले लगा लिया। श्रीमती राधा वर्मा कांप रही थीं। उनकी आंखों में आंसू थे। ये अंतिम जीत नहीं थी, लेकिन 20 वर्षों के बाद ये पहला मोड़ था। श्री विक्रम कपूर गुस्से में खड़े हो गए। आपके पास मुझे दोषी ठहराने का कोई सबूत नहीं है। न्यायाधीश ने उन्हें टोका। आपको अगली सुनवाई में अपना बचाव करने का अधिकार होगा, लेकिन अब से आप कानूनी अधिकारियों की अनुमति के बिना अपने निवास स्थान को नहीं छोड़ सकते। श्री कपूर पीछे हट गए। उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक अंगूठी, एक अनाथ बच्चा, एक भूली हुई मां जैसे छोटे छोटे टुकड़े एक लहर बन सकते हैं जो उनके पूरे साम्राज्य को डुबो देगी। उस रात मीरा अपने किराए के कमरे में लौटी। दरवाजे पर एक परिचित मोटरसाइकिल की आवाज थी। वो बाहर आई। ये रोहन था। उसने अब महंगी शर्ट नहीं पहनी थी। उसने सिर झुकाकर एक छोटा लकड़ी का बक्सा दिया। मुझे लगता है कि अब ये तुम्हें लौटाने का समय है। मीरा ने उसे खोला। श्रीमती राधा वर्मा के नाम पर भूमि का स्वामित्व बहाल कर दिया गया था। साथ ही लोनावाला परियोजना अनुबंध की एक प्रति भी थी, जिसमें उसने वहां कपूर इंडस्ट्रीज के सभी अधिकार रद्द कर दिए थे। मैं निष्क्रिय रहा हूं। अब मैं इसे ठीक करना चाहता हूं, अगर तुम अभी भी अनुमति दो। मीरा चुप रही, फिर धीरे से मुस्कुराई। धन्यवाद, लेकिन मुझे न्याय के लिए खुद ही अंत तक जाना होगा। उसने सिर हिलाया। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन अगर किसी दिन तुम्हें किसी के साथ की जरूरत हो तो मैं यहीं खड़ा रहूंगा। रोहन की छाया रात में गायब हो गई। मीरा अपनी बेटी को कसकर गले लगाने के लिए अंदर चली गई। उसके दिल में अब नफरत नहीं थी, बस सच्चाई की यात्रा को अंत तक जारी रखने का संकल्प था। अपने आलीशान विला में विक्रम कपूर कांच की दीवार के सामने गतिहीन बैठे थे। मेज पर ठंडी चाय का कप और वकील त्रिवेदी द्वारा लाए गए मोटे फाइल थे। हर दस्तावेज उन्हें याद दिला रहा था कि उनका बनाया साम्राज्य बुरी तरह हिल रहा है। अध्यक्ष, अपील 7 दिनों के भीतर दायर की जानी चाहिए, वकील त्रिवेदी ने कहा। विक्रम ने जवाब नहीं दिया। शेयरधारक एक आपात बैठक कर रहे थे। बोर्ड के कुछ सदस्यों ने उनसे अस्थायी रूप से अध्यक्ष पद से हटने का अनुरोध किया था। मैं जानता हूं कि वे क्या चाहते हैं, विक्रम ने रूखे स्वर में कहा। वे मुझे बलि का बकरा बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप पीछे नहीं हटते हैं तो बाकी सभी परियोजनाएं रुक जाएंगी। विक्रम मुड़े। उनकी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरा खालीपन था। उन्हें अदालत में मीरा की आंखें याद आईं, शांत लेकिन डरावनी रूप से ठंडी। त्रिवेदी, जब तुमने स्नातक किया था तो मैं ही तुम्हें इस पेशे में लाया था, है ना? जी, आप पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया। तो अब मेरी आखिरी मदद करो। अगर मैं गिरफ्तार हो जाता हूं तो मेरे द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति को शेयर हस्तांतरण की सारी कागजी कार्रवाई तैयार रखना। आपका मतलब रोहन कपूर से है? विक्रम ने सिर हिलाया। एक छोटे से होटल के बैठक कक्ष में मीरा, अर्जुन और वकील अदिति अगली सुनवाई की तैयारी कर रहे थे। वो विक्रम कपूर और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने का अनुरोध करने के लिए एक आवेदन दायर करने वाले थे। हमारे पास पर्याप्त आधार हैं, अदिति ने कहा, लेकिन समस्या शुरुआती चिकित्सा मूल्यांकन में है। उस वर्ष फॉरेंसिक संस्थान ने पुष्टि की थी कि श्रीमती राधा वर्मा में चिंता विकार के लक्षण थे। हालांकि ये व्यावहारिक क्षमता खोने की घोषणा करने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन वे इसका इस्तेमाल अपने बचाव के लिए कर सकते हैं। इसीलिए हमें उस समय के मनोविज्ञान विभाग के प्रमुख से एक बयान की जरूरत है, अर्जुन ने कहा। मैंने रिकॉर्ड खंगाले हैं।
वो अब बीएन हुआ में रहते हैं। मैंने उनसे मुलाकात की। शुरू में वो बहुत सतर्क थे, लेकिन ये जानने के बाद कि तुम्हारी माँ अभी भी जिंदा हैं और ठीक हो गई हैं, वो एक गवाह के रूप में सामने आने के लिए सहमत हो गए, बशर्ते उनकी पहचान शुरू में सुरक्षित रखी जाए। तो हमारे पास एक और टुकड़ा है, मीरा ने आभार व्यक्त किया। लोनावला परियोजना अस्थायी रूप से रोक दी गई है। यदि वे कदाचार पाते हैं तो वे गलत तरीके से आवंटित की गई पूरी जमीन वापस ले लेंगे। इसका मतलब है कि तुम्हारी मां को पूरी जमीन वापस पाने का मौका है। वो न केवल निर्दोष साबित होंगी, बल्कि अनाथालय की कानूनी संरक्षक के रूप में भी वापस आ जाएंगी। मीरा ने कहा, मैं जमीन नहीं बेचूंगी, मैं अनाथालय का पुनर्निर्माण करूंगी, जैसा कि मां ने सपना देखा था। एक अन्य घटनाक्रम में रोहन कपूर इंडस्ट्रीज ने अपना कार्यालय खाली कर रहा था। दरवाजा खुला, अंजलि अंदर आई। क्या तुम सच में सब कुछ छोड़ने का इरादा रखते हो? मैं छोड़ नहीं रहा हूं, मैं चुन रहा हूं। बोर्ड चाहता है कि मैं तुम्हें रुकने के लिए मनाऊं। उन्हें लगता है कि अगर तुम विक्रम की जगह अध्यक्ष की भूमिका निभाते हो तो निगम अधिक स्थिर होगा। मैं ऐसा नेता नहीं बनना चाहता जो सिर्फ अतीत को छुपाए। अगर कपूर इंडस्ट्रीज कभी मजबूती से खड़ा होता है तो उसे पारदर्शिता पर बनाया जाना चाहिए, अपराध पर नहीं। अंजलि ने पूछा, क्या तुम्हें मीरा से कोई भावना है? रोहन ने उसे सीधे देखा। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि अगर मैं उसके पक्ष में नहीं खड़ा हुआ तो मैं जीवन भर खुद का सम्मान नहीं कर पाऊंगा। अंजलि ने एक गहरी सांस ली, मुड़ी। जब मैं तुमसे मिली थी तो मैंने सोचा था कि मुझे एक मजबूत आदमी मिला है, लेकिन अब मैं समझ गई हूं, ताकत पकड़ने में नहीं बल्कि छोड़ने की हिम्मत में है। उस सप्ताहांत मीरा के घर पर दस्तक हुई। अर्जुन एक सील बंद लिफाफा लेकर आया था। मीरा ने उसे खोला। ये श्री विक्रम कपूर की वसीयत की एक प्रति थी, जिस पर 2 दिन पहले हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें कहा गया था कि वो सभी व्यावसायिक गतिविधियों से आधिकारिक रूप से हट रहे हैं, अपने शेष 80% शेयर रोहन कपूर को हस्तांतरित कर रहे हैं। विशेष बात अंत में थी, मैं अपने बेटे से संबंधित नहीं, सभी गलत कामों के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेता हूं। मीरा चुप थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि विक्रम अंत में जिम्मेदारी स्वीकार कर लेंगे। अगर आपराधिक मुकदमा चलाया जाता है तो वो जेल जाएंगे, अर्जुन ने धीरे से कहा। और रोहन? उसने पूछा। उसने अध्यक्ष पद स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उसने लोनावाला परियोजना से संबंधित सहायक कंपनी को भंग करने और जमीन तुम्हारी मां को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव दिया। मीरा ने लिफाफे को कसकर पकड़ लिया। शायद हर कोई बदल नहीं सकता। उसने अपनी मां को देखा। श्रीमती राधा वर्मा मुस्कुराई। मां ने कहा था, प्रकाश तभी आता है जब हम अंधेरे से गुजरने की हिम्मत करते हैं। मां, क्या हम कल अनाथालय जा सकते हैं? उसकी बेटी दिया ने पूछा। मीरा ने सिर हिलाया। हां, अनाथालय फिर से खुलेगा, लेकिन इस बार ये एक ऐसी जगह होगी जहां किसी को भुलाया नहीं जा सकता। एक गर्म मार्च की सुबह मीरा बस में बैठी थी। उसके हाथ में आखिरी फाइल थी। डॉक्टर ले वान ट्रंग, 2005 में मानस शांति केंद्र के मनोविज्ञान विभाग के प्रमुख, जिन्होंने श्रीमती राधा वर्मा की अस्थिर मानसिक स्थिति की पुष्टि पर हस्ताक्षर किए थे। अर्जुन ने पता लगाया था कि वो बीएन हुआ के एक छोटे से मंदिर में रह रहे थे। बस रुकी, मीरा नीचे उतरी, एक शांत मंदिर को देखा। उसने धीरे धीरे आंगन में प्रवेश किया, जहां एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बैठा था। डॉक्टर ट्रंग, उसने धीरे से पुकारा। वो व्यक्ति उठा। आप मीरा हैं? जी, श्रीमती राधा वर्मा की बेटी। डॉक्टर ट्रॉन्ग ने एक गहरी सांस ली। मुझे पता था कि ये दिन आएगा। वे एक छोटे से कमरे में एक दूसरे के सामने बैठे। मीरा ने उसे वो मानसिक मूल्यांकन पत्र दिखाया जिस पर उसने हस्ताक्षर किए थे। एक लंबी खामोशी के बाद डॉक्टर ने बोलना शुरू किया। उस समय मेरा बच्चा छोटा था, मेरी पत्नी बीमार थी, इलाज में लाखों का खर्च आ रहा था। मैं एक साधारण डॉक्टर था। एक दिन निगम से कोई आया और मुझे पैसों का एक बंडल दिया। उसने मीरा को देखा। उसकी आंखें लाल होने लगीं।
मैंने उस कागज पर हस्ताक्षर किए जिसे मैं खुद जानता था कि वो झूठा है। श्रीमती राधा वर्मा में पागलपन के कोई लक्षण नहीं थे। वो बस थकी हुई थी, चिंता के लक्षण दिखा रही थी। लेकिन मैंने रिकॉर्ड को वैध बनाया। क्या आप जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ? मीरा ने कांपती आवाज में पूछा। मैं जानता हूं। मैंने सुना कि उन्हें रोक लिया गया, इंजेक्शन दिए गए, हस्तांतरण पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। मैं लगभग 20 वर्षों तक अपराध बोध में जिया। तो अब क्या आप गवाही देने की हिम्मत करेंगे? डॉक्टर ट्रंक चुप थे। फिर उन्होंने धीरे धीरे सिर हिलाया। मैं अदालत जाऊंगा, मैं सब कुछ बताऊंगा। अगली सुनवाई के दिन कई नई जानकारियां सामने आईं। वकील अदिति ने विक्रम कपूर और अन्य संबंधित पक्षों के खिलाफ एक अतिरिक्त आपराधिक आरोप दायर किया। साथ ही डॉक्टर ले वान ट्रंग को एक विशेष गवाह के रूप में बुलाया। जब डॉक्टर ट्रंग ने प्रवेश किया तो पूरा अदालत कक्ष कोलाहल में डूब गया। उन्होंने अपनी गवाही दी। मैं अपने गलत काम के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं। मुझे झूठे रिकॉर्ड बनाने के लिए रिश्वत दी गई थी और उस कृत्य ने श्रीमती राधा वर्मा को दशकों तक चलने वाली एक त्रासदी में धकेलने में योगदान दिया। मैं किसी भी सजा का सामना करने के लिए तैयार हूं। मैं बस अदालत से अंतिम सच्चाई बताने की अनुमति चाहता हूं। वो बहुत नीचे झुका। पूरा अदालत कक्ष शांत हो गया। श्रीमती राधा वर्मा नीचे बैठी थी। आंसू चुपचाप बह रहे थे। सबूतों के पहाड़ के सामने श्री विक्रम कपूर को खड़ा होना पड़ा। मैं इनकार नहीं करता कि मैं हर चीज के पीछे था। मैंने सोचा कि मैं एक परियोजना विकसित करने, रोजगार पैदा करने, देश को समृद्ध बनाने के लिए ऐसा कर रहा था। लेकिन मैं गलत था। मैंने एक इंसान, एक घर को नष्ट कर दिया। मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं। न्यायाधीश ने एक स्वतंत्र आपराधिक सुनवाई के लिए कार्यवाही को स्थगित करने की घोषणा की। अदालत के बाद मीरा ने रोहन को इंतजार करते देखा। वो धीरे धीरे पास आया। एक छोटी सी नोटबुक थी। ये तुम्हारी मां की है। वो इसमें एक डायरी लिखती थी। मुझे ये पुराने दस्तावेजों में मिली। मीरा ने नोटबुक खोली। टेढ़े मेढ़े लेकिन प्यार भरे शब्द। आज दिया ने बोलना सीखा। उसने मुझे मां कहा। काश मैं अनाथालय को बचा पाती ताकि हर बच्चे का एक सपना हो। मीरा का गला भर आया। दूसरों की तरह मुंह ना मोड़ने के लिए धन्यवाद। रोहन ने उसे देखा। मैंने तुम्हें नहीं बचाया, तुमने खुद को बचाया। मैंने बस कहानी का अंधेरा हिस्सा बने रहने से बचने की कोशिश की। लोनावाला में नदी के किनारे की जमीन जो कभी घास से ढकी थी अब अलग दिख रही थी। 20 से अधिक मजदूर काम कर रहे थे। एक बड़ा बोर्ड लगा था, आशा अनाथालय, प्रेम और न्याय से पुनर्निर्मित। मीरा अपनी मां के साथ खड़ी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अनाथालय को फिर से बनते देखूंगी, श्रीमती राधा वर्मा ने कहा। एक कार रुकी। अर्जुन और अंजलि नीचे उतरे। मैं उन सब चीजों के लिए माफी मांगती हूं जो हुई, अंजलि ने श्रीमती वर्मा से कहा। उस समय मैंने मिस्टर कपूर पर विश्वास किया था। श्रीमती वर्मा ने सिर हिलाया। जो बीत गया सो बीत गया। अगर तुम सच में बच्चों की मदद करना चाहती हो तो इस जगह को बनाने में मदद करो। रोहन गैर लाभकारी संगठनों के साथ काम कर रहा है। अंजलि मुस्कुराई। हमने कुछ अंतर्राष्ट्रीय निधियों को प्रायोजित करने के लिए मना लिया है। अगर सब ठीक रहा तो आशा अनाथालय एक मॉडल बनेगा। अर्जुन ने मीरा को एक नई फाइल दी। ये प्रांत से नई योजना की मंजूरी है। जमीन को पूरी तरह से कानूनी रूप से शैक्षिक और धर्मार्थ क्षेत्र में बदल दिया गया है। अब कोई इसे छू नहीं सकता। उस शाम मीरा अपनी मां की डायरी पढ़ रही थी। रोहन का नाम कई बार आया था। श्रीमती वर्मा ने बताया कि वो उसे तब से जानती थीं जब वो एक बच्चा था, एक सरकारी अनाथालय में जहां वो उससे मिली थीं। 3 दिन बाद कपूर इंडस्ट्रीज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। रोहन ने घोषणा की, मैं यहां किसी चीज का बचाव करने के लिए नहीं हूं। मैं यहां अतीत के परिणामों के उत्तराधिकारी के रूप में हूं। हमने लोनावाला की जमीन के सभी उपयोग अधिकार आशा अनाथालय संगठन को हस्तांतरित कर दिए हैं। सभी संबंधित संपत्तियों का निर्माण गैर लाभकारी निधियों से किया जाएगा।
जब एक पत्रकार ने पूछा कि क्या ये जनता को शांत करने के लिए है, तो रोहन ने दृढ़ता से उत्तर दिया, नहीं, ये उन चीजों को वापस करने के लिए है जिन्हें कभी लिया ही नहीं जाना चाहिए था। सप्ताहांत में अनाथालय की पहली ईंट रखने का समारोह हुआ। श्रीमती वर्मा, मीरा, रोहन, अंजलि, अर्जुन सभी एक साथ थे। एक छोटा लड़का मीरा के पास आया और पूछा, मैडम, क्या मैं यहां एक बिल्ली रख सकता हूं? मीरा ने सिर झुकाया, हाँ, और तुम पेड़ भी लगा सकते हो, मछली पाल सकते हो और गिटार बजाना भी सीख सकते हो। बच्चे की हंसी पुराने आंगन में गूंज गई। शाम को जब बारिश थमी, मीरा नवनिर्मित मुख्य भवन के गलियारे में चल रही थी। उसने श्रीमती वर्मा और बच्चों की एक पुरानी तस्वीर को एक लकड़ी की शेल्फ पर रखा। बाद में एक छोटे से समारोह में आशा अनाथालय को एक अग्रणी मॉडल के रूप में मान्यता दी गई। जब भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया तो मीरा ने कहा, मैं एक मजबूत इंसान नहीं हूं। मुझे एहसास हुआ कि सैकड़ों बच्चे हैं जिन्हें ऐसी जगह की जरूरत है, और अगर एक वादा 18 साल तक जीवित रह सकता है, तो आज मैं एक और वादा करती हूं, यहां कोई भी बच्चा खामोशी में बड़ा नहीं होगा। बाद के दिनों में अनाथालय ने अपनी पहली बच्चों का स्वागत किया। उनमें से एक मंटू था, एक लड़का जो पहले सड़क पर रहता था। मीरा उसे अनाथालय ले आई। एक दिन उसने मीरा से कहा, क्या आप मुझे मेरा नाम लिखना सिखा सकती हैं? मैं एक नया नाम चाहता हूं। क्या नाम? अंकुर, क्योंकि यहां मुझे एक पौधे की तरह महसूस होता है जो अंकुरित हो रहा है। एक हल्की बारिश की दोपहर मीरा पुराने कब्रिस्तान में गई, जिसे अब एक स्मारक उद्यान में बदल दिया गया था। उसने वहां नई फूलों की क्यारी में कुछ मिट्टी छिड़की। 1 महीने बाद श्रीमती वर्मा ने आधिकारिक तौर पर केंद्र का संचालन मीरा और युवा सहयोगियों को सौंप दिया। वो एक सलाहकार के रूप में पीछे हट गई। समारोह में मीरा ने अपनी मां का 2006 में लिखा एक पत्र पढ़ा। अगर तुम बड़ी हो जाओ और ये पत्र पाओ, तो मैं चाहती हूं कि तुम जानो कि तुम प्यार से पैदा हुई हो, पश्चाताप से नहीं। अगर हो सके तो ऐसे जीना कि हर बच्चे के चेहरे पर कम से कम एक बार मुस्कान आए। उसने पत्र मोड़ा, ऊपर देखा। मैंने आपको ढूंढ लिया मां, और मैं ये करूंगी। रात को जब सब सो गए थे, रोहन आया। उसने मीरा को एक छोटा सा डिब्बा दिया। मुझे ये मिस्टर कपूर के पुराने रिकॉर्ड में मिला। मुझे लगता है कि तुम्हें इसे रखना चाहिए। मीरा ने डिब्बा खोला। अंदर एक पुरानी चांदी की अंगूठी थी, जिस पर दिया 2005 खुदा हुआ था। ये तुम्हारी मां का है, रोहन ने कहा। मिस्टर कपूर ने इसे एक सबूत के रूप में रखा था, लेकिन ये एक अनुस्मारक भी था। मीरा ने अंगूठी को कसकर पकड़ लिया। मैं इसे पहनूंगी, अतीत के लिए नहीं, बल्कि ये याद रखने के लिए कि हमने कहां से शुरुआत की थी। वे उस छोटे से कमरे में खड़े थे, गरम पीली रोशनी में, और कुछ नहीं कहा, क्योंकि कुछ वादे कहे बिना भी हमेशा गूंजते रहते हैं। बाहर वसंत की हवा नए लगाए गए पौधों को सहला रही थी। बच्चे सो रहे थे और क्षितिज पर तारे धीरे धीरे दिखाई दे रहे थे, जैसे किसी की आंखें दूर से देख रही हों। एक घर, एक अंकुर, एक वादा, और ये सब सिर्फ एक शुरुआत थी। आप लोग कहां कहां से हमारे साथ जुड़े हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। हम प्रार्थना करते हैं कि आप सभी जहां भी रहें, हमेशा स्वस्थ, सुरक्षित और खुश रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही प्रेरक या दिलचस्प कहानी है जिसे आप सभी के साथ साझा करना चाहते हैं, तो हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर भेजिए। हम आपकी कहानी पढ़ने का इंतजार करेंगे।